पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। साल 2024 खत्म होने वाला है, नया साल आने वाला है। पूरे साल न्यूज हाट आपको कई खबरों की सही और सटीक जानकारी देता रहा। खासकर देश में घटी राजनीतिक घटनाओं पर हमारी पैनी नजर रही। साल 2024 की शुरुआत से ही लोकसभा चुनाव की हलचल तेज हुई। प्रधानमंत्री मोदी साल की शुरुआत होते ही दक्षिण के राज्यों में पहुंचे। उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई मंदिरों में दर्शन किया। इसके साथ ही दक्षिणी राज्यों में रोड शो भी किया। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने इसे भाजपा का मिशन दक्षिण बताया। जनवरी के मध्य में महाराष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक बड़ा घटनाक्रम हुआ। शिवसेना के दोनों प्रतिद्वंदी गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला हुआ। अयोग्यता का फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने सुनाया, जिसका आदेश उच्चतम न्यायालय ने दिया था। स्पीकर ने उद्धव गुट की दलीलें खारिज कर दी और शिंदे गुट को असली शिवसेना माना। महीने के अंत में बिहार ने एक बार फिर नीतीश कुमार को गठबंधन बदलते हुए देखा। नीतीश कुमार ने बिहार सीएम के पद से इस्तीफा देकर भाजपा के साथ नई सरकार बना ली। यह पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आए। इससे पहले 3 बार जदयू ने साथी बदले थे, लेकिन दिलचस्प यह है कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री रहे, भले उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या उनके सहयोगियों से कम रही हो। जनवरी के अंत में ही झारखंड में बड़ी उठापटक हुई। अवैध जमीन घोटाले में फंसते हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन ने सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया। फरवरी महीने की शुरुआत में झारखंड की राजनीति सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 2 और मंत्रियों ने शपथ ली। महीने की शुरुआत में ही अपने तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी करते हुए प्रधानमंत्री ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए यह नारा दिया था। चुनाव आयोग ने अजीत पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया। 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद आयोग ने एनसीपी में विवाद का निपटारा कर दिया। फरवरी में राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने वाली सोनिया गांधी नेहरू गांधी खानदान की तीसरी सदस्य बन गई। इससे पहले खानदान में उमा नेहरू और इंदिरा गांधी राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुनी गई थी। फरवरी के मध्य में देश की सर्वोच्च अदालत ने चुनावी बॉन्ड पर बड़ा निर्णय दिया। उच्चतम न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की आलोचना की और कहा कि राजनीतिक पार्टियों को हो रही फंडिंग की जानकारी मिलना बेहद जरूरी है। महीने के अंत में हिमाचल प्रदेश में सियासी उठापटक हुई। इसकी शुरुआत राज्यसभा चुनाव से हुई, जिसमें 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसके चलते बिना आवश्यक संख्या के भाजपा ने अपने प्रत्याशी हर्ष महाजन को कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ जिता लिया। क्रॉस वोटिंग से सुक्खू सरकार भी संकट में आ गई। हालांकि यह संकट बाद में टल गया। मार्च में लोकसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हुई। इस कड़ी में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम तब हुआ जब चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एक बार फिर से एनडीए के साथ आ गई। 2014 का चुनाव दोनों दलों ने साथ मिलकर के लड़ा था, लेकिन 2018 आते आते दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। उधर हरियाणा में 2 बड़ी राजनीतिक घटनाएं घटी। भारतीय जनता पार्टी और जन नायक जनता पार्टी का 4 साल 4 महीने पुराना गठबंधन टूट गया। गठबंधन टूटने के साथ ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन भी हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह पर नायब सैनी मुख्यमंत्री बने। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। तारीखों के ऐलान के साथ ही आम चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज गया और राजनीतिक दल चुनावी मैदान में आ उतरे। मार्च का अंत दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत लेकर के आया। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।
यह पहली बार था जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुआ हो। अप्रैल महीने की शुरुआत में भी लोकसभा चुनाव की सरगर्मी रही। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने न्याय पत्र तो भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम पर अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहले 2 चरण के लोकसभा चुनाव भी अप्रैल में हुए। इसके साथ ही नितिन गडकरी, नकुल नाथ, राहुल गांधी, शशि थरूर, हेमा मालिनी समेत कई दिग्गजों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई और इसी महीने में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदान कराया गया। इस महीने की पहली बड़ी राजनीतिक खबर रायबरेली सीट से राहुल गांधी के उम्मीदवारी का ऐलान रही। नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस ने रायबरेली सीट से राहुल गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। मई महीना आम आदमी पार्टी के लिए एक राहत लेकर के आया जब दिल्ली शराब नीति के मामले में अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई। दिल्ली के सीएम को यह राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिली। तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे चरण के लोकसभा चुनाव भी मई में कराए गए। इसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, उमर अब्दुल्ला, मेनका गांधी, धर्मेंद्र यादव, मनोहर लाल, चिराग पासवान, डिंपल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, सुप्रिया सुले, सुनीता पवार जैसे बड़े चेहरों की सीटों पर भी मतदान हुआ। जून महीने का आगाज 7वें चरण के लोकसभा चुनाव से हुआ। इस चरण में पीएम मोदी, कंगना रनावत, अनुराग ठाकुर, चरणजीत सिंह चन्नी की सीटों पर मतदान हुआ। 7वें चरण के मतदान के साथ ही 1 जून को अलग अलग मीडिया चैनलों और सर्वे एजेंसियों की तरफ से एग्जिट पोल जारी किया गया। सभी सर्वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने का अनुमान लगा रहे थे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें एग्जिट पोल के अनुमानों को धत्ता बताते हुए नतीजों ने चौंकाया। भाजपा बहुमत से दूर 240 सीटों तक ही पहुंच पाई। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कड़ी टक्कर दी। नतीजों के बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव के भी परिणाम आए। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर की जगह टीडीपी भाजपा जनसेना पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी और चंद्रबाबू नायडू सीएम बने। उड़ीसा में बीजू जनता दल की जगह भाजपा की सरकार बनी और मोहन चरण मांझी राज्य की कमान संभाले। अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने अपनी सत्ता को बरकरार रखा और पेमा खांडू को फिर से मुख्यमंत्री बनाया। सिक्किम में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी सरकार बरकरार रखी और प्रेम सिंह तमांग राज्य के मुख्यमंत्री बने। अगस्त महीने के शुरुआत में संसद में पेश हुआ वक्फ संशोधन विधेयक चर्चा में रहा। कांग्रेस और सपा समेत कई विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया। वहीं सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड में मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाकर बेहतर और पारदर्शी तरीके से प्रबंधन किया जाएगा। सरकार के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की सिफारिश कर दी। इस महीने आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली जब दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सर्वोच्च अदालत ने जमानत दे दी। अगस्त में ही कर्नाटक का मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण भूमि घोटाला चर्चा में रहा। इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, बीएम और अन्य पर आरोप लगे। महीने के मध्य में चुनाव आयोग ने हरियाणा, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल के प्रशासन के अधीन था। झारखंड में चुनाव से पहले सियासी उठापटक हुई। कभी झामुमो की तरफ से राज्य में मुख्यमंत्री रहे चंपई सोरेन भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने झामुमो में खुद का अपमान होने की बात कहकर पार्टी से अलग राह तलाश ली। सितंबर महीना आम आदमी पार्टी के लिए एक और बड़ी राहत लेकर के आया जब आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। आम आदमी पार्टी नेता को यह राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। केजरीवाल से पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस मामले में जमानत पा चुके हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर का भी नाम शामिल है। इसी महीने में एक देश एक चुनाव पर बनी कोविंद समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी भी मिल गई। विधि मंत्रालय के 100 दिवसीय एजेंडों के हिस्सा के रूप में कैबिनेट के सामने रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कैबिनेट की मंजूरी भी इसको मिल गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हुए। सितंबर में 2 चरणों में राज्य में मतदान कराया गया।
अक्टूबर महीने की शुरुआत में हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे सुर्खियों में रहे। हरियाणा में सत्ताधारी भाजपा ने इतिहास रचा और हरियाणा के गठन के बाद पहली बार भाजपा ऐसी पार्टी बन गई जिसने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। नायाब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। वहीं जम्मू कश्मीर की सत्ता 10 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वापस हुई। फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुमत हासिल किया। इसके अलावा कुछ निर्दलियों और अन्य दलों के विधायकों ने भी सरकार को समर्थन दिया। केंद्र शासित प्रदेश की कमान उमर अब्दुल्ला ने संभाली। अक्टूबर महीने के मध्य में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। इसके साथ ही देश भर में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव भी तय किया गया। इसमें राहुल गांधी द्वारा खाली की गई वायनाड लोकसभा और अखिलेश यादव की करहल सीट भी शामिल रही। इस महीने की बड़ी सियासी घटना कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवारी भी रही। प्रियंका ने मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में वायनाड से लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरा। 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने भाजपा नीत एनडीए को हराकर बहुमत हासिल किया। वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर महायुति सरकार की प्रचंड बहुमत की सरकार की वापसी हुई। नवंबर में ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत हासिल की। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हुई और पहले ही चुनाव में सफलता हासिल की। इस महीने की आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव की हलचल भी तेज हो गई। आम आदमी पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 6 नाम ऐसे थे जो बीते 25 दिन के अंदर ही कांग्रेस या भाजपा से आम आदमी पार्टी में आए थे। पार्टी ने 2020 में हारे 3 उम्मीदवारों पर फिर से भरोसा जताया। महीने के अंत में हेमंत सोरेन की ताजपोशी चर्चा के केंद्र में रही। वह चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। इसके साथ ही उनकी चौथी पारी शुरू हो गई। झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार है। इस नए नवेले राज्य के 24 साल के इतिहास में 3 चेहरे 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इसमें हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन, भाजपा के नेता अर्जुन मुंडा और खुद हेमंत सोरेन भी शामिल थे। चौथी बार शपथ लेते ही हेमंत सोरेन इस श्रेणी से आगे निकल गए। दिसंबर महीने की खबरें महाराष्ट्र के नाम रही। 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद 11 दिनों तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के संशय बना रहा। उधर निवर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरें भी आती रही। मुंबई से दिल्ली तक की बैठकों के बीच भाजपा ने तय किया कि उसके नेता देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। 5 दिसंबर को फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाली। वहीं उनकी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मुंबई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसी महीने में संसद में हंगामेदार शीतकालीन सत्र भी लगातार चर्चा में रहा। राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की घटना सुर्खियों में रही। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर जो बयान दिया गया उसको लेकर के भी खूब बवाल हुआ। 26 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया, जिसके बाद 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई। दिसंबर में ही आम आदमी पार्टी की दूसरी, तीसरी और चौथी सूची जारी हुई। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, शिक्षाविद से नेता बने अवध ओझा और विधानसभा उपाध्यक्ष राखी बिरलान जैसे नाम शामिल रहे। पटपड़गंज से विधायक मनीष सिसोदिया को इस बार जंगपुरा विधानसभा सीट से टिकट दिया गया। चौथी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी का नाम शामिल रहा। इसके साथ ही आपने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी। पहली सूची में दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव, अनिल चौधरी, संदीप दीक्षित और हारून यूसुफ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। नई दिल्ली सीट पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के सामने कांग्रेस के संदीप दीक्षित उम्मीदवार होंगे। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुके हैं।
तो आपको हमने बताया है 2024 में जो भी देश में राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उसका हमने सिलसिलेवार ढंग से आपको पूरी जानकारी दी है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नए साल की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।